Hello students, myself Bharti Gupta. I have been mentoring students for IIT JEE and NEET since last 18 years. मैं पिछले 18 साल से ऐसे स्टूडेंट्स जो जेई और नीट की प्रिपरेशन करते हैं उनको मेंटर कर रही हूँ एंड आई हैव प्रोड्यूस्ड मेनी टॉप रैंकर्स. नाउ आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ IIT JEE 2007 का एक PYQ. मैंने आपके लिए पिकअप किया है एक कॉम्प्रिहेंशन और उस कॉम्प्रिहेंशन को हम डिस्कस करने वाले हैं. नाउ बिफोर शोइंग यू द क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट बात किसी भी क्वेश्चन को डिस्कस करने में या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि जैसे ही आप क्वेश्चन देखें, आप क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप एनालाइज कर पाएं कि वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है, कौन से टॉपिक से वो क्वेश्चन है. दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट. आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कौन सा चैप्टर है जिससे वो क्वेश्चन पूछा गया है. तो मैं आपके लिए JEE 2007 का एक क्वेश्चन लेके आई हूं पेपर 1 से एंड इट इज अ कॉम्प्रिहेंशन. अब मैं दिखाती हूं आपको क्वेश्चन. आप देखिए इस क्वेश्चन को देख के व्हाट यू हैव टू डू इज कि यू हैव टू फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एंड यू हैव टू कम टू अ क्लियर कट कॉन्सेप्ट दैट कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन है. Let's read the question. क्या कहता है क्वेश्चन? A chemical reaction involve interaction of atoms and molecules. A large number of atoms and molecules, approximately 6.023 into 10 power 23, are present in few grams of any chemical compound, varying with their atomic and molecular masses. To handle such a large number conveniently, the mole concept was introduced. This concept has implications in diverse areas of such as analytical chemistry, biochemistry, electrochemistry, and radiochemistry. The following example illustrate a typical case involving chemical electrochemical reaction which require a clear understanding of mole concept. यहां तक जब हमने पैराग्राफ पढ़ा तो हमने देखा कि इस पैराग्राफ में क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई डाटा नहीं दिया. इट इज सिंपली अ पैराग्राफ विच इज इंट्रोडक्शन टू द क्वेश्चन. ये पैराग्राफ सिर्फ एक क्वेश्चन का एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं भूमिका बांध रहा है क्वेश्चन के बारे में, एक इंट्रोडक्शन है क्वेश्चन का. और यहाँ पे एक मोल कॉन्सेप्ट वर्ड यूज किया हुआ है, मतलब इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मोल कॉन्सेप्ट का कुछ तो प्रेजेंट है. नाउ मूविंग टू द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वी कैन सी क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के मेन पार्ट में. अ 4 molar aqueous solution of NaCl is prepared and 500 ml of this solution. 500 ml of this solution is electrolyzed. This leads to evolution of chlorine gas at one of the electrodes. और कुछ डेटा दिया हुआ है सोडियम मरकरी के एटॉमिक मासेस और फेरेडे कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है इन कूलम्स. ठीक है, क्या देख रहे हैं हम? क्वेश्चन का मेन बॉडी क्या कहता है? अ 4 molar aqueous solution of NaCl. NaCl का सॉल्यूशन लिया गया है. कैसा सॉल्यूशन है? एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब पानी में डिसॉल्व किया गया है. अब NaCl को पानी में डिसॉल्व किया गया तो किस रेशियो में NaCl और पानी लिया गया है वो कहां से पता चल रहा है? लिखा हुआ है 4 molar aqueous solution. दिस इज द पार्ट. वो कहां से आ रहा है? मोल कॉन्सेप्ट से. मोल कॉन्सेप्ट का कौन सा वाला पार्ट? कंसंट्रेशन टर्म्स. यानी यहां NaCl सॉल्यूशन को पानी में डिसॉल्व किया है तो उसका क्या कंसंट्रेशन है, कितने NaCl को कितने पानी में डिसॉल्व किया है, वो डाटा यहां से डिकोड हो रहा है. अ 4 molar aqueous solution of NaCl. ठीक है, तो ये आपका मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट हो गया. बोल रहा है अ 4 molar aqueous solution of NaCl is prepared, और ऐसे सॉल्यूशन का कितना लिया है? सिर्फ 500 ml लिया है. एक कंटेनर में हमने 400 ml NaCl सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया और ऐसे सॉल्यूशन का हमने कितना लिया है? सिर्फ और सिर्फ 500 ml ही लिया है. ओके, 500 ml ऐसा सॉल्यूशन लेने के बाद अब हमने उस सॉल्यूशन की क्या की है? इलेक्ट्रोलिसिस. एक बड़े से कंटेनर में हमने 4 मोलर सॉल्यूशन बना लिया खूब सारा, उसमें से 500 ml सॉल्यूशन का हमने क्या किया है? इलेक्ट्रोलिसिस कराया है. इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो हमने देखा कि एक इलेक्ट्रोड पर, किसी एक इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन गैस इवॉल्व हुआ है. किसी एक इलेक्ट्रोड पे क्या इवॉल्व हुआ है? क्लोरीन गैस इवॉल्व हुआ है. तो हमें यह समझ में आ रहा है दूसरा कि दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. मेन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन क्या बता रहा है? ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट. तो मोल कॉन्सेप्ट का कौन सा पार्ट? मोल कंसेप्ट का कंसंट्रेशन टर्म्स वाला पार्ट यूज हुआ है. सो बेसिकली दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से क्वेश्चन आ गया है आपके सामने. ठीक है, और अब हम देखने जा रहे हैं कि क्या पूछा गया था इस क्वेश्चन से. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस इवॉल्व्ड इज. क्लोरीन गैस के कुल कितने मोल्स इवॉल्व हुए थे? अब क्वेश्चन को समझने ध्यान से. आपको क्या बोल रहा है? NaCl का सॉल्यूशन लिया, एक एक करके उसको डिकोड करते जा रहे हैं. क्या क्या डाटा दिया गया आपको बोल रहा है 4 molar aqueous solution of NaCl. तो पहले तो हम इस बात को डिकोड करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4 molar solution.
नाउ आपको पता है 1 मोलर सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? We know 1 molar solution means 1 mole of solute is dissolved in 1 liter of solution. तो 1 molar का क्या मतलब हुआ? 1 mole in 1 liter solution. This is the meaning of 1 molar solution. Okay? तो यहां पे आपको सोल्यूशन क्या दिया हुआ है? 4 मोलर सोल्यूशन. तो 4 मोलर का क्या मतलब हुआ? इट इज वेरी क्लियर. 4 मोलर का मतलब हुआ कि 4 मोल्स NaCl लिए. कितने में? 1 लीटर सॉल्यूशन में. सो व्हेन वी आर डिकोडिंग इट इज लाइक 4 मोल्स ऑफ NaCl in 1 लीटर सॉल्यूशन. इज इट क्लियर? क्या लिया हमने? 4 मोल्स NaCl के लिए. कहां पे लिए हैं? 1 लीटर सॉल्यूशन में. इज इट ओके? तो हमने एक वर्ड तो डिकोड कर लिया, 4 मोल NaCl का लिया 1 लीटर सॉल्यूशन में. और ऐसा सॉल्यूशन कितना लिया हमने? सिर्फ 500 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन. तो अगर हमने ऐसे सॉल्यूशन का सिर्फ 500 ml लिया तो एक्चुअली NaCl के कितने मोल्स गए? 1 लीटर में 4 मोल्स. सो इन 500 ml कितने मोल्स? 2 moles of NaCl. It is a very important thing which has to do with all part of this question. Okay? तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली हम कितने NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं. हमने 4 मोलर सॉल्यूशन लिया और 4 मोलर सॉल्यूशन का 500 ml सॉल्यूशन लिया है. ठीक है? तो 500 ml सॉल्यूशन जब हमने लिया तो उसमें कुल कितना NaCl प्रेजेंट है? ओनली एंड ओनली 2 मोल्स ऑफ NaCl इज प्रेजेंट. तो कुल मिला के कहा जा रहा है कि आपको 2 मोल NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करानी है. ओके तो हमने 2 मोल NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराने जा रहे हैं. तो एक चीज यहां से जो क्लियर होकर निकल के आ गई वो कौन सी बात है कि 2 मोल्स NaCl की हम इलेक्ट्रोलिसिस कराने जा रहे हैं. नाउ अगली बात क्या करें? दिस लीड्स टू इवोल्यूशन ऑफ क्लोरीन गैस एट वन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स. जब हम NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो होगा क्या? जब हम NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा? ठीक है, देखते हैं क्या होने वाला है NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे. देखिए जब आप NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराने जा रहे हो तो होगा क्या? हमारे पास क्या है? Na+ और Cl- आयंस में टूटेगा. ठीक है, और हमें पता है कि ड्यूरिंग और एक्वस NaCl है मतलब ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा? H+ और OH- आयन भी होंगे. तो एक्वस NaCl का मतलब H+ आयन भी है और OH- आयन भी है फ्रॉम वाटर कंपोनेंट, और NaCl मतलब Na+ और Cl- आयन. जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो वी नो वेरी वेल व्हाट हैपेंस. जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रोड्स की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं. तो वी नो वेरी वेल कि ये जो पॉजिटिव आयंस हैं Na+ और H+, ये कौन से आयन की तरफ माइग्रेट करने वाले हैं? कैथोड की तरफ. तो Na+ और H+ ये कैथोड की तरफ माइग्रेट करने लगेंगे और Cl- और OH- ये जो 2 आयंस हैं ये कहां माइग्रेट करने लगेंगे? एनोड की तरफ. I hope it is very clear. Anions migrate towards anode and cations migrate towards cathode. Cathode is a negatively charged electrode and anode is a positively charged electrode. ये बात समझ में आ गई? अब क्या होगा? अब जब 2 आयंस किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ, ऑल्दो इस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में सीधे बोला गया है कि क्लोरीन इवॉल्व होगा, लेकिन क्वेश्चन में थोड़े बहुत आप कह सकते हैं कि थोड़े डिफरेंसेस भी आ सकते हैं. क्वेश्चन कुछ और भी पूछ सकता था कि एनोड पे क्या इवॉल्व हुआ, कैथोड पे क्या इवॉल्व हुआ, है ना. तो हम इसको पूरी तरह से डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड पे एक पर्टिकुलर गैस या एक पर्टिकुलर सब्सटेंस ही क्यों लिबरेट हुआ या डिपॉजिट हुआ, ये भी डिस्कस कर ले और फिर देखेंगे कि मेन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे. ओके सो एनीवेज, तो कैथोड की तरफ ये 2 आयंस जा रहे हैं और एनोड की तरफ ये 2 आयंस आ रहे हैं. तो अब यहां पे जब एक से ज्यादा तरह के आयंस किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं तो वहां पे लगता है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थियरी. क्या लगता है? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थियरी. प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थियरी क्या कहता है? ये प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थियरी. प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थियरी कहता है कि जब भी किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ एक से ज्यादा आयंस माइग्रेट करेंगे तो उनमें से कोई एक आयन होगा जो प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होने वाला है. इलेक्ट्रोड्स पे जब आयंस जाते हैं तो होता क्या है? द आयंस आर गोइंग टू गेट डिस्चार्ज एट द इलेक्ट्रोड्स, है ना. एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है, देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जो आयंस रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? दोज आयन गेट डिस्चार्ज्ड. Those ion gets discharged by loss or gain of electrons. Okay. So preferential discharge theory के हिसाब से कैथोड या एनोड पे जब एक से ज्यादा आयन जाएंगे तो कोई एक आयन जो होता है वो प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होने जा रहा है. अब कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा? तो आप देखो कैथोड पे जो 2 आयन जा रहे हैं सोडियम और
H प्लस आयंस। कैथोड पे क्या होने वाला है? वी नो वेरी वेल, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होती है, सोडियम की या H प्लस की? तो वी नो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट्स नीचे आते हैं उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। एंड वी नो वेरी वेल कि सोडियम के नीचे आता है हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब यहां पे हाइड्रोजन इज गोइंग टू गेट डिस्चार्ज विदाउट एनी कंफ्यूजन। आई होप इट इज क्लियर। सो यहां पे हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा, यानी H प्लस जो होगा वो मैंने बताया कैथोड पे क्या होने वाला है? रिडक्शन होने वाला है। कैथोड पे क्या होने वाला है? रिडक्शन होने वाला है। तो H प्लस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा और इट विल गेट कन्वर्टेड टू H। H के फॉर्म में एग्जिस्ट करता नहीं है, सो वी कैन से इट इज 2H प्लस टेक्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट फॉर्म्स H2 गैस। तो एट कैथोड हाइड्रोजन गैस गेट्स लिबरेटेड। ओके, एट कैथोड हाइड्रोजन गैस गेट्स लिबरेटेड। एक बात। दूसरी बात, अब एनोड की तरफ आते हैं। हमारा क्वेश्चन बेसिकली क्या था? बेसिकली हमारा क्वेश्चन था कि क्लोरीन कितना लिबरेट हो रहा था एनोड पे। हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का था कि एनोड पे क्लोरीन कितना लिबरेट हो रहा था। तो एनीवेज पहले तो ये देख ले क्या एनोड पे क्लोरीन लिबरेट हो रहा है। इस क्वेश्चन में तो एक्चुअली नहीं पूछा था कि क्या लिबरेट हो रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई एनोड पे क्या लिबरेट हुआ। तो अब आप देखें एनोड पे जो दो आयंस चल के गए थे वो कौन कौन है? क्लोराइड और OH माइनस, बोथ बीइंग नेगेटिवली चार्ज, वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे। तो Cl माइनस और OH माइनस में कौन सा प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होगा? तो हमें पता है एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो चीजें ऊपर की तरफ होती हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड बढ़ता है। तो ऑब्वियसली जो चीजें नीचे होंगी उनकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, जो ऊपर होगा उसका ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी ज्यादा है। ठीक है, तो अगर हम देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो रिड्यूस होने की टेंडेंसी की बात करें हम तो ऐसे याद रखते हैं आप, सोना OCPI, ये ऑर्डर। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं क्या होता है? रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ती है, यानी जो ग्रुप्स ऊपर की तरफ है उनकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है। अब आप ध्यान से देखो, इस ऑर्डर को देखो ध्यान से। अब आप देखो इसको कैसे याद रखें, हम ऐसे याद रखते हैं, फर्सोना ओह, this is OH minus group, this is Cl minus, Br minus and I minus, F minus, SO3H minus, NO3 minus, OH minus, Cl minus, Br minus and I minus। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं इनके रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ रही है, यानी ऊपर जाने पे ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो इसको कैसे याद किया हमने? फर्सोना OCBI, फसोना OCBI। तो हमने देखा कि यहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से Cl माइनस और OH माइनस में किसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है? वेरी क्लियरली Cl माइनस की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो हमको समझ में आ गया कि एनोड पे प्रेफरेंशियली कौन डिस्चार्ज होने वाला है? एनोड पे प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होने वाला है Cl माइनस। तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगा? द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड की अगर हम बात करें तो Cl माइनस इज गोइंग टू लूज अ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cl, और हमें पता है Cl किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो वी कैन से 2Cl माइनस टेक्स अप 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cl2 गैस। तो गैस लिबरेटेड एट एनोड इज Cl2 गैस एंड गैस लिबरेटेड एट कैथोड इज H2 गैस। I hope it is very clear. Now moving to the main body of the question. Question क्या कह रहा था? The total number of moles of chlorine gas evolved. क्लोरीन गैस के कुल कितने मोल्स इवॉल्व हुए हैं? क्लोरीन गैस के कुल कितने मोल्स इवॉल्व हुए हैं, ये आपसे पूछा गया। तो आप देखो क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा था, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला था? आपको ये तो पता चल गया कि कौन इवॉल्व हुआ है? क्लोरीन गैस इवॉल्व हुआ है ना? क्लोरीन गैस इवॉल्व हुआ है, ये मैंने बता दिया कैसे इवॉल्व हुआ है। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी से हमने डिसाइड किया कि एनोड पे क्लोरीन गैस इवॉल्व हुआ है। अब जब क्लोरीन का एनोड पे हमने कराया था ऑक्सीडेशन तो हमने क्या देखा था? 2Cl माइनस इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Cl2 गैस, यही हुआ था एनोड रिएक्शन। ठीक है, हमने NaCl आपको बताया कि कितना लिया गया है ओवरऑल इलेक्ट्रोलिसिस में? 2 मोल्स ऑफ NaCl, 4 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl कितना? 500 ml लिया गया, मतलब उसमें कुल 2 मोल्स NaCl के प्रेजेंट थे। 2 मोल्स NaCl डिसोसिएट हुए तो व्हाट वी आर गेटिंग इज 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड एन। तो 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड एन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ Cl2 गैस।
2 moles of chloride ion is getting oxidized to form 1 mole of Cl2 gas. It is very clear कि क्लोरीन कितना बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 मोल। भाई NaCl का 2 मोल लिया, NaCl के 2 मोल अगर टूटेंगे तो 2 मोल्स ऑफ Na प्लस एंड 2 मोल्स ऑफ Cl माइनस बनेगा, और 2 मोल्स ऑफ Cl माइनस एनोड पे जाकर डिस्चार्ज होगा। एक Cl माइनस से हाफ Cl2 गैस मिलेगा, 2 Cl माइनस से 1 मोल Cl2 गैस मिलेगा। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज B option. So B option is the correct answer to this question. एनोड पे 1 मोल Cl2 गैस इवॉल्व होगा। I hope it is very much clear to you. Now moving to the next part of the question, क्या था next part question का? If the cathode is mercury electrode. अब यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट है। पिछले क्वेश्चन में जब मेन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा था कि इलेक्ट्रोड्स कैसे थे, है ना, आपको सीधे लिखा था कि NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करा दी गई थी। अगर मेन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि इलेक्ट्रोड क्या है, तो हम क्या मानते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स मानते हैं। हम क्या मानते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। अब इस क्वेश्चन के सब पार्ट में सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में लिखा था, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ द कैथोड इज मरकरी इलेक्ट्रोड। अगर हमारा कैथोड क्या है, मरकरी का इलेक्ट्रोड। एनोड के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, एनोड के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, मतलब एनोड तो अभी भी क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड आप ले लीजिए उसको। कैथोड के बारे में साफ साफ बोला है कि कैथोड इज अ मरकरी इलेक्ट्रोड है। देन मैक्सिमम वेट ऑफ अमलगम फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉल्यूशन इज, देन द मैक्सिमम वेट ऑफ अमलगम फॉर्म्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन इज। अब अगेन मरकरी इलेक्ट्रोड देने से क्या कहना चाहता है एग्जामिनर, मरकरी इलेक्ट्रोड एक स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रोड होता है। ये 2 तरह के इलेक्ट्रोड्स बेसिकली होते हैं, एक होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स और दूसरे होते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। एक होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स और दूसरे होते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स मतलब वो इलेक्ट्रोड्स जो खुद भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो होते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स मतलब ये इलेक्ट्रोड्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने जा रहे हैं, ये सिर्फ एक मीडियम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह काम करते हैं, है ना। तो यहां पे मरकरी इलेक्ट्रोड लेकर के क्या किया कि वो एक स्पेशल तरह का इलेक्ट्रोड है जो ना इस कैटेगरी में आता है ना इस कैटेगरी में आता है। इट इज नाइदर इनर्ट इलेक्ट्रोड नॉर इट इज एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक बार फिर से मैं बता रही हूं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का क्या मतलब होता है, वो इलेक्ट्रोड्स जो रिएक्शन में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसी के इलेक्ट्रोलाइट में जो भी चीजें प्रेजेंट हैं, जो भी आयंस प्रेजेंट है वही ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने वाले हैं। इलेक्ट्रोड उसमें कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रोड ना पार्टिसिपेट कर रहा है ना कोई इंटरफेरेंस कर रहा है। तो ऐसे इलेक्ट्रोड्स को हम बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। कुछ नहीं मेंशन्ड है तो हम इलेक्ट्रोड को क्या मानते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड। दूसरा होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का तो काम कर ही रहा है, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम तो कर ही रहा है। दूसरा काम इलेक्ट्रोड और क्या कर रहा है कि अगर वो इलेक्ट्रोड एक्टिव है तो इट इटसेल्फ इज गोइंग टू टेक पार्ट इन रिएक्शन, वो इलेक्ट्रोड भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ऐसे इलेक्ट्रोड्स को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। मरकरी इलेक्ट्रोड एक स्पेशल तरह का इलेक्ट्रोड है जो ना ही इनर्ट है ना ही एक्टिव है, मतलब वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करने जा रहा है, वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने जा रहा है, वो एक्टिव इलेक्ट्रोड नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो चुपचाप बैठा रहने वाला है, वो रिएक्शन को पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहा है, पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है उसमें ये इंटरफेयर कर रहा है। इट इटसेल्फ इज नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन द रिएक्शन बट इट इज गोइंग टू इंटरफेयर इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये बताएगा, ये डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला, और इसको कहां रखा है हमने, कैथोड पे। यानी जो भी गड़बड़ होगी, जो भी चेंज होगा वो कहां आने वाला है, कैथोड पे। एनोड पे तो एज यूजुअल OH माइनस और Cl माइनस पहुंचे थे तो Cl माइनस ही डिस्चार्ज होगा। दूसरी चीज जो थी वो कैथोड पे क्या होने वाला है, कैथोड पे मरकरी का वहां पे रोल आ जाएगा, है ना। तो हमने क्या लिया है, मरकरी इलेक्ट्रोड, है ना, मरकरी इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कौन सा वाला, कैथोड। मरकरी का हमने क्या ले लिया है, कैथोड। तो अब ये क्या करेगा, कैथोड पे कुछ गड़बड़ करेगा। अब कैथोड पे हमें पता है कौन कौन दौड़ के पहुंचाता है, Na प्लस और H प्लस। Na प्लस फ्रॉम NaCl and H प्लस फ्रॉम वाटर। ये 2 आयंस कैथोड पे दौड़े दौड़े पहुंचे। अब ये 2 आयंस जब कैथोड पे पहुंचे तो हमने देखा कि 2 आयंस पहुंच के कायदे से तो H प्लस को डिस्चार्ज होना चाहिए था, लेकिन ये मरकरी यहां पे इंटरफेयर करेगा। भाई बोलेगा H प्लस नहीं जाएगा, कौन जाएगा, Na प्लस। Na प्लस की हिम्मत नहीं है, Na प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल इतना ज्यादा नहीं है। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। Na प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल इतना ज्यादा नहीं है। अगर मरकरी इलेक्ट्रोड नहीं होता तो H प्लस ही रिड्यूस होता है। मरकरी ने बोला कि नहीं भाई H प्लस नहीं रिड्यूस होगा, Na प्लस रिड्यूस होगा, तू जा रिड्यूस हो, मैं हूं तेरे साथ, मैं हेल्प करूंगा तेरी रिड्यूस होने में। इसमें मरकरी को क्या फायदा हो रहा है, मरकरी को फायदा हो रहा है, मरकरी हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म अमलगम विद सोडियम। किसी भी मेटल के साथ
अमलगम बनाने की टेंडेंसी होती है। वैसे तो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है कि कौन डिस्चार्ज होगा कैथोड पे, वो तो सीधे सीधे बोल ही रहा है कि कितना अमलगम बनेगा। अमलगम हमें पता है मेटल के साथ ही बनता है, तो ये कहीं ना कहीं एकदम क्लियर कट आइडिया है कि सोडियम इस डिस्चार्ज होने वाला है। मतलब आपको इतना डेप्थ में नहीं भी पता है तो भी बहुत क्लियरली पता है हमको, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमको पता है कि लिख दिया अमलगम, तो अमलगम हाइड्रोजन नहीं बनाने वाला है। अमलगम कौन बनाते हैं? मेटल्स विद मरकरी। तो पता है कि सोडियम ही जाने वाला है, ठीक है। लेकिन ये भी पूछ सकता था कि अगर मरकरी इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, मरकरी का कैथोड लिया है, तो कैथोड पे क्या डिस्चार्ज होने वाला है। ओके, सो एनीवेज, तो हमें पता चल गया कि एमलगम बन रहा है, तो हमें ये पता तो है सोडियम जाने वाला है। और सोडियम क्यों जा रहा है? क्योंकि मरकरी उसको सपोर्ट कर रहा है। मरकरी क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि मरकरी सोडियम के साथ अमलगम बनाएगा। अमलगम बनाना मतलब एक तरह से सॉल्यूशन बनता है सोडियम और मरकरी का, उसी सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? अमलगम। और इस प्रोसेस में एनर्जी लिबरेट होती है, जहां भी एनर्जी लिबरेट होगा सिस्टम क्या होता है? स्टेबल होता है। तो इसीलिए मरकरी इलेक्ट्रोड के कारण क्या होगा? सोडियम जो होगा वो डिस्चार्ज होगा। अब आ गए कि हमने डिसाइड कर लिया, हमें पता चल गया कि सोडियम डिस्चार्ज होने वाला है। कहां पे? कैथोड पे, ठीक है। तो हमने अब वापस क्वेश्चन पे देखें, 4 मोलर एक्वस सॉल्यूशन से हमें क्या पता चला था कि NaCl कितने प्रेजेंट हैं? 2 मोल्स NaCl, 2 मोल्स NaCl का हमारे पास प्रेजेंट था। 4 मोलर एक्वस सॉल्यूशन से हमको ये प्रेजेंट था, पता चला था कि NaCl के 2 मोल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। NaCl के 2 मोल्स अगर प्रेजेंट हैं तो NaCl के 2 मोल से 2Na+ मिलेगा, 2Na+ मिलेगा। तो 2Na+ जो होगा वो डिस्चार्ज होने जा रहा है कहां पे? कैथोड पे, ठीक है। तो 2Na+ क्या करेगा? डिस्चार्ज होने वाला है कैथोड पे। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो यू आर गेटिंग 2 सोडियम। और मरकरी का कैथोड है तो तुरंत मरकरी के साथ ये क्या बना लेगा? अमलगम बना लेगा। तो सोडियम इज गोइंग टू फॉर्म अमलगम विद मरकरी, तो वो NaHg का अमलगम बनाता है। 2 सोडियम है तो 2 मरकरी के साथ 2NaHg अमलगम बनाएगा। और वही आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम वेट ऑफ द अमलगम फॉर्म। भाई पूरा का पूरा NaCl अगर इलेक्ट्रोलाइज हो गया, पूरा का पूरा NaCl अगर इलेक्ट्रोलाइज हो गया, पूरा NaCl मतलब 2 मोल NaCl इलेक्ट्रोलाइज हो गया, तो 2 मोल सोडियम बनेंगे। और 2 मोल सोडियम बनेंगे तो वो Hg के साथ क्या करेगा? अमलगम बनाएगा। तो क्या बना? 2NaHg अमलगम बना। अब इसका मैक्सिमम वेट पूछा है, तो भाई हमें पता है Na का वेट कितना है? 23 दे रखा है क्वेश्चन के डाटा में ही। मरकरी का वेट कितना है? 200। टोटल वेट कितना हो गया? 223। और ऐसे कितने हैं? 2। तो टोटल कितना हो गया? 446 ग्राम्स, 446 grams. So here comes the answer to this question. It is D option. I hope it is very very clear to you. Now moving to the third part of the question. ध्यान से देखिए, तीसरा पार्ट और भी बहुत सिंपल पार्ट है। The total charge required for complete electrolysis. The total charge required for complete electrolysis. वापस वही 4 मोलर एक्वस सॉल्यूशन था, उसका 500 ml लिया था, यानी कुल 2 मोल्स NaCl, कुल 2 मोल्स NaCl की हम क्या कराने जा रहे थे? इलेक्ट्रोलिसिस। 2 मोल्स NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करानी है, कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस करानी है, यानी 2 मोल NaCl को पूरी तरह से इलेक्ट्रोलाइज करा देना है। तो 2 मोल NaCl जब टूटा तो 2Na+ और 2Cl- बना, ठीक है। एनोड और कैथोड पे इलेक्ट्रोलिसिस होने वाला है। अब नॉर्मल, अगर नॉर्मल केस की बात करें, मरकरी इलेक्ट्रोड नहीं है, नॉर्मल इलेक्ट्रोड्स हैं, यानी इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, तो हमें पता चला कैथोड पे क्या हो रहा था? हाइड्रोजन डिस्चार्ज हो रहा था। और एनोड पे क्या हो रहा था? क्लोरीन डिस्चार्ज हो रहा था। तो कैथोड और एनोड के अगर मैं रिएक्शंस लिख के दिखाऊं तो अगेन कैथोड पे क्या हो रहा था? हाइड्रोजन डिस्चार्ज हो रहा था। 2H+ was taking up 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H2 गैस, एंड यहाँ पे 2Cl- was taking up losing 2 electrons to form Cl2 गैस। हमारे पास क्या था? 2 मोल NaCl था, 2 मोल NaCl था, 2 मोल NaCl था, तो 2 मोल NaCl ही कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइज होगा। तो एनोड पे हमें 2Cl- को डिस्चार्ज करना है, यानी कुल कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? 2 मोल NaCl से 2 मोल क्लोराइड आयन बनेंगे। 2 मोल क्लोराइड आयन के लिए कितना चाहिए? 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 2 मोल चार्ज ट्रांसफर करना पड़ेगा। कितना चार्ज ट्रांसफर करना पड़ेगा? 2 मोल ऑफ चार्ज ट्रांसफर, 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे, 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे। नाउ चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? इट इज 1 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1 फैराडे। कैसे आया भाई 1 फैराडे? इट इज
चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻19। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हुआ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो गया 6.023 इंटू 10⁻23। 6.023 इंटू 10⁻23, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा नियरली 96500 कूलम। ये कितना आ जाएगा 96500 कूलम, यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 96500 कूलम। अब आपको बोल रहा है कि कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, NaCl के कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, मतलब 2 मोल NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। अब 2 मोल NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराना है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब कितना 2 फैराडे चार्ज। 2 फैराडे चार्ज, एक फैराडे की वैल्यू कितनी है हमने निकाली 96500, तो 2 फैराडे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 96500 इंटू 2। ठीक है, तो Q कितना चाहिए 2F, 2F मतलब 2 इंटू 96500, मतलब कि 193,000 कूलम। दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड, टोटल चार्ज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस कितना हो गया 193,000 कूलम। सो दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। एंड हियर वी वर डिस्कसिंग द PYQ ऑफ 2007 पेपर 1 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का था। मैंने आपको बहुत क्लियरली सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन कर दी हैं, और जो कॉन्सेप्ट्स इस क्वेश्चन में नहीं भी पूछे थे वो भी आपको मैंने क्लियरली बता दिया है। सो आई विल बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।